चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय, जिसका नाम है आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्का द्वितीय अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि एक संभाषा हुई और उसमें मुख्य 10 ऋषियों ने भाग लिया और इस संभाषा के अध्यक्ष आत्रेय थे और मुख्य प्रश्नकर्ता भद्रकाव्य थे। इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय रखा गया है। और इस संभाषा में आहार के विषय में ही चर्चा की गई थी और सबसे पहले रस के विषय में कहा गया कि रस मुख्य 6 हैं। तो यहाँ पर रस की संख्या 6 बताते हुए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय को रस कहा। और फिर रस के पश्चात द्रव्य के विषय में जो चर्चा की गई उसमें यह निश्चित किया गया कि ये सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं और इन द्रव्यों में 41 गुण होते हैं और फिर वह गुण भी अलग अलग बताए। यह हम सब पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अब द्रव्य को पंचभौतिक बताने के पश्चात रस के अनुसार द्रव्यों की संख्या 63 बताई गई है और उसको बताते हुए महर्षि आत्रेय ऐसा कह रहे हैं कि द्रव्य, देश और काल के प्रभाव से रसों के विकल्प वाले 63 भेद होते हैं, उसका मैं उपदेश कर रहा हूँ। द्रव्य, देश और काल के प्रभाव से भिन्नता बताई गई है। तो सबसे पहले द्रव्य कहा गया। द्रव्य का मतलब जो स्वभाव से ही जो उनका रस है तो उनके अनुसार ही भिन्नता। जैसे कि अगर द्रव्य सौम्य है तो रस मधुर होगा और अगर द्रव्य आग्नेय है तो रस कटु होगा। तो इस तरह से ये भिन्नता होगी। अब इसके पश्चात भूमि या देश कहा गया है। तो देश का मतलब कि जिस तरह की जहाँ की भूमि होगी, वहाँ पर जैसा वातावरण होगा, उसके अनुसार द्रव्यों में भिन्नता मिलेगी। जैसे कि अगर हम हिमालय प्रदेश में उगने वाले द्रव्यों के विषय में लें तो वहाँ पर जो रस होगा वो अलग होगा। हम इसकी तुलना कर रहे हैं अगर मरु प्रदेश की, तो मरु प्रदेश में अगर वही द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो उसमें रस की भिन्नता होगी। तो इस तरह से देश या भूमि के अनुसार द्रव्यों में रस की भिन्नता होती है। तो इस प्रकार द्रव्यों में भी भिन्नता होगी। अब इसके पश्चात समय के विषय में कहा जा रहा है कि यानी कोई भी द्रव्य जिस समय उत्पन्न होना चाहिए, यानी जो उसकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल समय है, अगर उस समय में उत्पन्न होता है तो उसका रस स्वभावतः वही होगा जो उसका होना चाहिए। लेकिन अगर वही द्रव्य असमय उत्पन्न किया जा रहा है, यानी वह उसकी उत्पत्ति का समय नहीं है लेकिन फिर भी वह उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय उसका स्वभाव अलग होगा। उदाहरण के तौर पे हम आम का उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर आम अपने ही ऋतु में उत्पन्न हुआ है तो उसमें स्वभावतः ही मधुरता होगी, लेकिन उसे असमय अगर उगाया जाता है तो उसमें वह मधुरता नहीं होगी। तो इस तरह यह सभी द्रव्यों के ऊपर कह सकते हैं। तो इस तरह द्रव्य, भूमि और काल के अनुसार द्रव्यों में भिन्नता होगी। अब इसके पश्चात 2 रसों के 15 संयोग बताए गए, यानी जो 6 रस बताए थे, अब उन 6 रसों में 2-2 रसों को मिलाना है और उससे जो संख्या है वो 15 होगी। तो उसके विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि मधुर रस, अम्ल आदि शेष 5 रसों में से हर एक से अलग अलग मिलकर, यानी 2-2 करके 5, और फिर लवण आदि 4 रसों से मिलकर, और लवण रस, कटु आदि 3 रसों से मिलकर 3, और फिर कटु रस, तिक्त आदि 2 रसों से मिलकर 2, और तिक्त रस कषाय से मिलकर एक भेद बनाता है। तो इस प्रकार 2-2 रसों के मिलने से रसों के 15 विकल्प होते हैं। कहने का भाव ये हुआ कि अगर 6 रस हैं तो 6 रस में पहला रस मधुर है। अब मधुर रस बाकी सभी रसों के साथ एक एक मिलके, जैसे मधुर के बाद
लवण, तो मधुर और लवण दो मिलकर एक द्रव्य बनाएंगे। और फिर ऐसे ही मधुर और अम्ल, और फिर मधुर और कटु, मधुर और तिक्त, मधुर और कषाय। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हुए। अब इसके बाद अब लवण की अगर हम बात करें तो लवण और मधुर का हमने पहले दो का संयोग जान लिया है, इसलिए अब इसे दोबारा से नहीं कहा जाएगा। लेकिन लवण और अम्ल और लवण और कटु, फिर लवण और तिक्त, लवण और कषाय, तो इस तरह से एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उन सब की संख्या 15 होगी। तो यहाँ पर दो दो रसों के भेद 15 कहे गए हैं। अब इसके पश्चात 3 रसों के 20 संयोग कहे गए, यानी यहाँ पर अब 3 रस को इकट्ठा लेना है, जैसे मधुर अम्ल लवण, और फिर मधुर के साथ बाकी 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो उसको कहते हुए ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग अम्ल आदि रसों से युक्त मधुर रस का शेष लवण आदि 4 रसों के साथ अलग अलग योग होता है, तो उसी तरह लवण से युक्त अम्ल रस का शेष 2 रसों के साथ भी योग होता है। तो तिक्त रस से युक्त कटु रस का शेष कषाय रस के साथ संयोग होता है। तो इस प्रकार संख्या के अनुसार 3 रसों के संयोग वाले द्रव्य 20 होते हैं। तो जिस प्रकार पहले इन्होंने 2-2 के संयोग से 15 द्रव्य कहे, अब यहाँ पर 3-3 के संयोग से 20 द्रव्य होंगे। तो यहाँ हमें सरलता से समझने के लिए हमें एक लाइन में पहले 6 रसों को लिख लेना है और फिर 6 रसों के कॉम्बिनेशन में, यानी कि 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो इस तरह अगर हम इनकी संख्या जानेंगे तो ये 20 होंगे। अब इसके पश्चात 4 रसों वाले 15 संयोग कहे गए। 4 रसों के समूह में से तो द्रव्य 15 कहे जाएंगे और मधुर और अम्ल रस के साथ होकर लवण आदि 4 रसों से अलग अलग संयोग को प्राप्त कर तथा शेष तिक्त कटु कषाय से अलग अलग संयोग को प्राप्त कर 4 रस के समूह की गणना से युक्त होंगे। तो जैसे हमने पहले 2 का संयोग जाना, फिर 3 का संयोग जाना, उसी ही तरीके से यहाँ पर 4-4 रसों का संयोग माना जाएगा। अब 4 रसों वाले संयोग के विषय में कहा जा रहा है कि 4 रसों के समूह से तो द्रव्य 15 कहे जाएंगे और मधुर और अम्ल रस के साथ होकर लवण आदि 4 रसों से अलग अलग संयोग को प्राप्त कर तथा शेष तिक्त कटु कषाय से अलग अलग संयोग को प्राप्त कर 4 रस के समूह की गणना से युक्त होते हैं। तो इसी प्रकार मधुर और लवण रस एक साथ युक्त होकर कटु आदि 3 रसों के साथ अलग अलग संयोग को प्राप्त होकर शेष तिक्त तथा कषाय रस के साथ अलग अलग संयोग को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार मधुर और कटु रस शेष तिक्त और कषाय रस के साथ संयोग को प्राप्त करते हैं। तो अम्ल और लवण रस एक साथ मिलकर कटु तिक्त कषाय रस के साथ अलग अलग संयोग को और प्राप्त कर शेष तिक्त कटु कषाय रस के साथ अलग अलग संयोग को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह अम्ल और कटु रस शेष तिक्त और कषाय रस के संयोग को प्राप्त करते हैं और लवण और कटु रस एक साथ मिलकर तिक्त रस के साथ मिलकर कषाय रस के साथ संयोग को प्राप्त करते हैं। अब इसे सरलता से समझने के लिए रसों को क्रम से जानें। तो सबसे पहले 4 का जो संयोग होगा वो होगा मधुर अम्ल लवण और साथ में कटु, और फिर इससे अगला संयोग उसमें कटु की जगह तिक्त का प्रयोग करना है। तो ये आएगा मधुर अम्ल लवण और तिक्त, और फिर अगले में तिक्त की जगह कषाय आ जाएगा। पहले 3 वही रहेंगे, मधुर अम्ल लवण और कषाय। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन 3 के हुए। और चौथे में अब यहाँ पर मधुर अम्ल तिक्त और कटु, यानी अब मधुर अम्ल के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मधुर अम्ल तिक्त और कटु। अब इसके पश्चात मधुर अम्ल तिक्त कषाय, यानी अब हम लवण का यहाँ नहीं बना रहे हैं, और फिर मधुर अम्ल कटु कषाय। फिर इसके पश्चात अब मधुर और लवण के साथ कटु तिक्त कषाय के बारी बारी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये आएगा मधुर लवण तिक्त कटु,
इसमें अब अमल नहीं है। और फिर मधुर लवण तिक्त कषाय, और फिर मधुर लवण कटु कषाय, और फिर मधुर लवण कटु कषाय। और इसके पश्चात अब अमल और लवण इन दोनों को ही नहीं लेना है, और मधुर तिक्त कटु कषाय, मधुर लवण कटु और तिक्त, और इसके अलावा अमल लवण तिक्त कषाय। अब मधुर के पश्चात अमल लवण तिक्त कटु, अमल लवण तिक्त कषाय, अमल लवण कटु कषाय, फिर अमल तिक्त कटु कषाय, और फिर लवण कटु तिक्त कषाय। तो अब इसके पश्चात 5 रस वाले द्रव्यों के संयोग के विषय में कहा जा रहा है। वो ये कि 5 रसों के 6 संयोग होते हैं। इसमें एक एक रस को हटाकर 5 रस वाले 6 द्रव्य होंगे। जैसे मधुर अमल लवण कटु तिक्त, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। और उसके बाद मधुर अमल लवण कटु कषाय, अब यहाँ पर तिक्त नहीं लिया गया। और फिर अगले में मधुर अमल लवण तिक्त कषाय, अब यहाँ पर कटु को छोड़ दें। और उसके बाद मधुर अमल कटु तिक्त कषाय, अब यहाँ पर लवण को छोड़ दिया। और फिर मधुर लवण कटु तिक्त कषाय, अब यहाँ पर अमल को छोड़ दिया। और इसके अलावा अमल लवण कटु तिक्त कषाय, अब यहाँ पर मधुर को नहीं लिया। तो इस प्रकार से ये 6 संयोग हो गए। तो अब इन सब संयोगों को अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले 6 रस वाले यानी अलग अलग रस वाले 6 द्रव्य हुए, और फिर 2-2 के संयोग से 15 कहे गए, और फिर 3-3 के संयोग से 20 गए, और फिर 4-4 संयोग वाले 15, और फिर 6 संयोग वाले यानी यहाँ पर 5 रसों वाले संयोग वाले 6 गए। अब यहाँ पर इन रसों के संयोगों को समझाने के लिए एक तालिका दी गई है, और यह चरक संहिता प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी के अंदर दी गई है, और यह चिकित्सा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और अगर ऐसा समझें कि रसों के संयोग से द्रव्यों के भेद को जानने के लिए भी यह बहुत उपयोगी तालिका है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर ऐसा कहा कि जो एक रस वाले द्रव्य हैं उनमें अगर हम लवण रस को जानें तो उसका उदाहरण भी लवण यानी नमक ही कहा है कि नमक में सिर्फ एक ही रस है, वो है लवण। अब इसी प्रकार दूध का यानी गाय के दूध का भी रस मधुर कहा है। तो यह एक एक रस के उदाहरण गए। और अब इसके पश्चात 2-2 रस वाले उदाहरण में उन्होंने कैथ का फल लिया, इसमें मधुर और अमल 2 रस कहे गए हैं। इस प्रकार 3 रस वाले उदाहरण में यहाँ जंगली कबूतर का मांस कहा जा रहा है कि इसमें मधुर, लवण और कटु 3 होते हैं, और यहाँ गुडूची में भी मधुर, तिक्त, कषाय 3 रस बताए हैं। तो इस तरह से और उदाहरण भी दिए हैं। अब यहाँ 4 रस वाले द्रव्यों में जो लहसुन मिली सुरा है उसमें मधुर, अमल, तिक्त, कटु, और इसके अलावा अगर हम गोमूत्र को जानें तो गोमूत्र में मधुर, अमल, लवण और तिक्त, इस तरह से यहाँ पर रसों के संयोग बताए। और फिर 5 रस वाले द्रव्यों में उदाहरण के तौर पर हरितकी बताया। तो हरितकी में अमल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। हरितकी में केवल लवण रस नहीं है, बाकी सभी रस उपलब्ध हैं, यह उसका उदाहरण बताया। और फिर 6 रस वाले द्रव्यों में एक द्रव्य बताया, वो है पारद। पारद में 6 रस है यानी मधुर, अमल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। तो इस प्रकार यह तालिका बहुत ही उपयोगी है, और इसे हम दे सकते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से इसको जानना और इसके बारे में याद करना भी अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार रस की संख्या के अनुसार द्रव्यों की संख्या 63 बताई गई है, पर इन्हीं द्रव्यों में रस और अनुरस की कल्पना की जाए तो 63 की संख्या असंख्य हो जाती है। यानी अगर हम रस और अनुरस के अनुसार द्रव्यों की संख्या करें तो वो असंख्य हो जाएगी, उसे हम गिन नहीं पाएंगे। और रस के तारतम्य यानी मधुर, मधुतर और मधुतम की कल्पना की जाए तो ये संख्या की गणना का अतिक्रमण कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक एक रस की तरतम यानी कि अगर हम मधुर का उदाहरण समझे, कोई द्रव्य मधुर हो सकता है लेकिन अगर उससे भी कोई मीठा है तो वो मधुरतर हो जाएगा,
और उससे और ज़्यादा मीठा तो मधुरतम कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम समझ सकते हैं कि अगर हम मीठे कई द्रव्य लेते हैं तो वह सभी द्रव्य एक जैसे मीठे नहीं होते हैं, कोई कम मीठा होता है, कोई ज़्यादा मीठा होता है। तो इस तरह मधुर को जानकर हम अन्य रसों के बारे में भी संयोग को जानते हैं, और अगर हम इस प्रकार इनकी संख्या करें तो फिर वो संख्या तो बिल्कुल गिनी नहीं जा सकती, मतलब कि असंख्य हो जाएंगे। अब इसके पश्चात रसों के संयोग स्थावन होते हैं। अभी यहाँ पर 63 कहे गए और अब इसके पश्चात यहाँ पर स्थावन कहे जा रहे हैं। पर इसके विचारक चिकित्सकों ने स्वस्थ एवं रोगी की चिकित्सा के प्रयोगों में योग्य हितकर होने के कारण रस की संख्या 63 कल्पित की गई है। यानी मुख्यतः तो ये स्थावन है, लेकिन उनको आगे 6 को और जोड़ा है, यानी यहाँ पर जो 6 रस का कॉम्बिनेशन है तो उसको करने के बाद ये 63 मानी जाती है। अब इसके पश्चात आगे कहा गया कि चिकित्सा क्षेत्र में सफलता की इच्छा रखने वाले वैद्य के लिए यह उचित है कि दोष और औषध आदि का पूर्ण विचार कर कहीं एक रस की और कहीं संयुक्त रस की कल्पना करें। तो विद्वान वैद्य भिन्न रोगों में यानी स्वस्थावस्था में भी 2 रस वाले इत्यादि संयुक्त रस वाले द्रव्यों की कल्पना और एक एक रसों की कल्पना अलग अलग करते हैं। अब कहने का भाव ये हुआ कि हमने इस तालिका से ये जान लिया कि 1 रस वाले, 2 रस वाले, 3 रस वाले, 4 रस, 5, 6 रस वाले कौन कौन से द्रव्य हैं, और उन द्रव्यों के विषय में जानकर अब जहाँ पर जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह से ही उन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे चिकित्सा में सफलता मिलती है। तो अब इसके पश्चात यहाँ रस और दोष के ज्ञान का महत्व बताया। यानी जो चिकित्सक रस विकल्पों को भली भांति जानता है और दोष विकल्पों को भी जानता है तो वह चिकित्सक रोगों के कारण यानी निदान, लिंग और चिकित्सा में कभी भी मोह या असफलता को प्राप्त नहीं करता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये रस विकल्पों के भेद और दोषों के विकल्प हमने 63 प्रकार के ही रस से विकल्प होने वाले द्रव्य जाने और 63 ही प्रकार के दोषों के बारे में भी कहा जा चुका है। तो इन दोनों को समझकर अगर चिकित्सक द्रव्यों का प्रयोग करता है तो उसमें चिकित्सा में सफलता मिलेगी ही। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर पहले रस और अनुरस के विषय में जो कहा गया उसके बारे में भी समझना आवश्यक है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी भी द्रव्य का सेवन करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहले रस की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, लेकिन जब उसे निगला जाता है तो उस समय एक और रस की भी कभी प्रतीति होती है। तो जो बाद में रस महसूस होता है उसको हम अनुरस कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर रस और अनुरस में भिन्नता भी बताई गई है। और इसी के विषय में ऐसा भी कहा कि अगर हम केवल आर्द्र द्रव्यों के सेवन करते हैं तो उसमें जो पहला रस महसूस होगा उसे ही हम रस मानेंगे, और अगर ऐसे द्रव्य हैं कि उनको हम सुखाकर ही प्रयोग करते हैं तो फिर वो सुखाने के पश्चात जो रस में प्रतीति होती है वही रस को हम मुख्य रस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रस और अनुरस के विषय में भी कहा गया है। अब हम सार में ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर रसों के अनुसार द्रव्यों के भेद कहे गए हैं उन सभी को समझकर हम सरलता से चिकित्सा कर सकते हैं। और द्रव्य के विशेष हमें ये जानना है कि सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं और उनमें अलग अलग महाभूत की प्रधानता हो सकती है, और फिर उन्हीं के साथ ही रसों का भी संबंध बताया है, और फिर रसों के अलग अलग संयोग से उनके 63 संयोग बताए हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही जानेंगे और इसके पश्चात अगली कक्षा में हम गुण प्रकरण यानी द्रव्यों के गुणों के विषय में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि विदेह राज के निम्मी ने
रसों की संख्या कितनी बताइए। तो इसका उत्तर है कि उन्होंने रसों की संख्या 7 बताई थी, जिनमें 6 रस धारनता रस कहे जाने वाले थे, यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन 7वां रस उन्होंने क्षार को कहा था और इस मत का आत्रेय जी ने खंडन किया था, क्योंकि उन्होंने क्षार को रस ना कहकर बल्कि एक द्रव्य कहा था। तो इस दृष्टि से उन्होंने रसों की संख्या 7 कही थी। तो सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि इस अध्याय में कार्य द्रव्यों के कितने गुण कहे गए हैं, और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।